दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है करंट। करंट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके आगे भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से करंट एक है, ठीक है ना। करंट के बिना अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स इज नॉट कंप्लीट। फिजिक्स कभी भी बिना करंट के कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो आज हम करंट करने वाले हैं। करंट में देखो पेपर में एक्चुअली होता क्या है, करंट के जो चैप्टर है इससे पेपर में हर साल एक सवाल आता है, यानी कि आपको इस चैप्टर से सवाल भी कंप्लीट करने पड़ेंगे जो कि न्यूमेरिकल बेसिस पर आएंगे। मैं आपको एक वीडियो बना करके सारे सवाल कंप्लीट करा दूंगा। उसके पहले अपन थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो थ्योरी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखिए हमारे पास जैसे कि हमने कैपेसिटर में 2 कंडक्टर लिए थे, सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या किया है, 2 कंडक्टर ले लिए। एक कंडक्टर हमारे पास है जिसमें कुछ चार्ज होगा और दूसरा कंडक्टर भी है जिसमें कुछ चार्ज होगा। सबसे पहले दोनों कंडक्टर को हमने आइसोलेट रखा हुआ है। आइसोलेट का मतलब हो गया कि हम दोनों कंडक्टर को अभी क्या है, अभी कनेक्ट नहीं किए हैं वायर से एक दूसरे को। दोनों कंडक्टर जो है वो अभी दूर दूर रखे हुए हैं। अगर दूर दूर रखे हुए उन्हें कनेक्ट नहीं किए हैं तो उनका पोटेंशियल अलग अलग होगा। जैसा कि हमने कैपेसिटर में देखा था कि जब तक हम किसी भी चीज को कनेक्ट नहीं करेंगे तो उनका पोटेंशियल यानी उनका विभव सेम नहीं होगा। अभी ये दोनों आइसोलेटेड हैं। ये वाला कंडक्टर जो है हमारे पास, कंडक्टर फर्स्ट एंड कंडक्टर 2, दोनों जो कंडक्टर है हमारे पास आइसोलेटेड हैं। तो इसका कुछ चार्ज होगा, इस पे कुछ चार्ज है हमारे पास। मान लीजिए चार्ज इसका Q1 चार्ज है और इसका मान लेते हैं हमारे पास Q2 चार्ज है। मान लिया इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। तो जब भी हम 2 कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं वायर के द्वारा तो चार्ज जो होता है वो एक दूसरे से दूसरे साइड फ्लो ऑन होने लगता है। यानी चार्ज कहां से कहां फ्लो होने लगता है, चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से, मान लेते हैं कि जो V1 है वो हमारे पास ग्रेटर देन V2 है। V1 का पोटेंशियल, V1 का विभव जो है, मतलब इस वाले का विभव जो है वो ज्यादा है, इसका कम है। तो चार्ज होगा वो यहां से यहां फ्लो होने लगेगा। समझ में आ रहा है? चार्ज कहां से कहां फ्लो होने लगेगा। चार्ज जो होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे पास, वो यहां से यहां फ्लो होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो क्यों हो रहे हैं? फ्लो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनका जो पोटेंशियल है वो अलग अलग था, इनका चार्ज अलग अलग था। जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो जो चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल साइड फ्लो होने लगता है। चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है? चार्ज जो होता है वो हमेशा हाई से हाई टू क्या होता है हमारे पास, लो पोटेंशियल साइड फ्लो होने लगता है। चार्ज जो होता है वो ज्यादा वाले विभव से कम वाले विभव की तरफ फ्लो होने लगता है। अब अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? करंट, यानी कि धारा उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है ना? दोनों का पोटेंशियल पहले अलग अलग था, कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। करंट जो होगा, पोटेंशियल जो होगा वो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हाई से लो साइड फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो इस सब चीजें हमने देखा। इसका मतलब करंट क्या होता है? करंट इसका मतलब ये होता है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी दर को बोलते हैं करंट। करंट का अगर हम डेफिनेशन को डिफाइन करें तो क्या आएगी हमारे पास, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी करंट जो होता है वो चार्ज के फ्लो होने की दर को हम बोलते हैं करंट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अपन इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं अब, करंट की डेफिनेशन जो कि हमारे 1 मार्क्स में आ सकती है, ठीक है ना, और ये हमारे 10th में भी है, ठीक है ना। करंट की डेफिनेशन लिखते हैं। अगर हम करंट की डेफिनेशन लिखेंगे तो करंट जो है उसकी डेफिनेशन होती है हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या आ गई हमारे सामने? हमारे सामने उसकी डेफिनेशन ये आती है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। मतलब कि चार्ज की फ्लो होने की दर को ही क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अच्छा, तो करंट की डेफिनेशन आ गई भैया। इसकी एसआई यूनिट भी बता दीजिए। इसकी एसआई यूनिट जो होती है उसे हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं एसआई यूनिट को? एसआई यूनिट को बोलते हैं एम्पियर, और ये कैपिटल ए से डिनोटेड होता है।
समझ में आ रहा है ना। करंट की एसआई यूनिट क्या होगी हमारे पास, एम्पियर हो गई। अब भैया करंट की डेफिनेशन भी लिख लिए आप, अब करंट का फॉर्मूला बता दीजिए। तो जो करंट होता है उसका फॉर्मूला आप बताने जा रहे हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यानी I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। Q का मतलब होता है हमारे पास चार्ज और T का मतलब होता है हमारे पास टाइम। अच्छा, जो Q होता है उसे हम बोलते हैं कूलॉम्ब। चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम्ब होती है, टाइम की होती है हमारे पास सेकेंड। यानी कि यहां से हमारे पास क्या निकल के आया, यहां से इसका और इसका इस्तेमाल करके हमने ये निकाला कि जो एम्पियर होता है ना उसी को बोलते हैं कूलॉम्ब पर सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर इज जस्ट लाइक अ कूलॉम्ब पर सेकेंड। एम्पियर को ही हम बोलते हैं कूलॉम्ब पर सेकेंड। आई होप आपको ये डेफिनेशन, इसकी एसआई यूनिट और ये समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर्मूला आखिरकार करंट का क्या होता है। तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअली देखो एमएलटी के फॉर्म में जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एमएलटी के फॉर्म में हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन हमने एक और निकाला कि जब भी हमें करंट दिखेगा ना, करंट को हम क्यू बाई टी के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो चार्ज होता है उसी लिख करके पोटेंशियल वगैरह के फॉर्मूले से कर सकते हैं। बट आप करंट को जो है ना, करंट को एम्पियर डायरेक्टली इसका डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जैसे हमने स्टैंडर्ड माना था, एमएलटी को माना था स्टैंडर्ड, उसी प्रकार हमारे पास ए इज ऑल्सो ए स्टैंडर्ड एसआई यूनिट। एम्पियर को हम ए की पावर 1 लिख करके हम इसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि करंट कैसी क्वांटिटी है। भैया करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इस बारे में आप चर्चा करते हैं। पहले एक काम करते हैं ना, डायरेक्शन की चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्शन की चर्चा क्यों कर रहे हैं, अगर करंट बह रहा है तो किस दिशा से किस दिशा में बहेगा, इसकी भी तो चर्चा कर लें। तो चलिए चर्चा करते हैं। देखो क्या होता है, करंट की जो डायरेक्शन होती है ना वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की फ्लो होने की दिशा के उल्टा होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये तार है, क्या है हमारे पास, ये तार है। इस तार में इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे तो जो करंट था वो किधर से किधर आ रहा था, इधर से इधर आ रहा है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर आएगा। यानी कि जो करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन किधर साइड फ्लो हो रहे हैं। समझ में आया। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब एक तरह से थ्योरी टाइप में एक नोट बना करके लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा के बहने की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट लिख लेना यहाँ पे। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पे पूछा जा सकता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू, इधर लिख लो डायरेक्शन लिख लेना, ठीक है ना। अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि करंट के धारा के बहने की दिशा जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत होती है। ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब पेपर में ये ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है, इसे भी नोट बना कर लिख लें। पेपर में ये पूछा जाता है करंट कैसी क्वांटिटी है। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जनरली क्या होता है ना, जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ पे करंट जो है उसको हम स्केलर बोल रहे हैं। जबकि भैया आप क्यों बोल रहे हो स्केलर, इसकी तो दिशा भी होती है, फिक्स दिशा होती है कि इलेक्ट्रॉनों के उल्टा डायरेक्शन में बहेगी, फिर भी आप स्केलर बोल रहे हो। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे इसमें क्या होता है, ये एडिशन ऑफ स्केलर के लॉ को फॉलो करते हैं। करंट जो होता है वो क्या फॉलो करता है, एडिशन ऑफ
फ्लो एडिशन लॉ को फॉलो करता है, स्केलर के एडिशन लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ये दो ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लेंगे। करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है और करंट की जो दिशा होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के हमेशा उल्टी डायरेक्शन में होती है। ठीक है ना, आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। पढ़ते हैं अपन करंट डेंसिटी की ओर। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन, लेकिन ये डेफिनेशन पार्ट है, इसे आप जरूर करें। करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं आप। करंट डेंसिटी आखिरकार होती क्या है, किसी भी कंडक्टर की करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी, ये पिछले साल ही पेपर में पूछा गया था, करंट डेंसिटी का शायद फॉर्मूला पूछा गया था या फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था। ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आता है। तो करंट डेंसिटी की बात करते हैं। चलिए, तो करंट डेंसिटी जो होती है उसकी फॉर्मूला के पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों जे से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जे से। करंट डेंसिटी को हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जे से। और करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है हमारे पास करंट अपॉन पर यूनिट एरिया। क्या होता है, करंट अपॉन पर यूनिट एरिया। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक ऐसा कंडक्टर बना हुआ है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से कुछ एरिया, जैसे मान लो इतनी एरिया का पोर्शन हमने ले लिया और इतनी एरिया के पोर्शन से हमारे पास कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो और इसकी एरिया, इतनी एरिया का डिवाइड कर देंगे तो हमें जे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। करंट डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, इट इज द रेशियो ऑफ द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो करंट डेंसिटी की चलो डेफिनेशन लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं कि the electric current flowing through cross section area, through a unit cross section area of चालक, कंडक्टर लिख लीजिए, of conductor is called current density, is called current, मार्कर देना बस, is called current density। कुछ समझ में आया। The electric current flowing through a unit cross section area, unit cross section area से फ्लो होने वाले करंट की जो वैल्यू होती है उसी को अपन बोलते हैं करंट डेंसिटी। अब J बराबर करंट डेंसिटी हो गया, J बराबर अपने पास क्या आ गया, I अपॉन ए आ गया है। देखो J बराबर क्या आ गया, I अपॉन ए। और I जो होता है वो क्या होता है, अपन इसे बोल सकते हैं ऐसे भी, I का हम बोलते हैं एम्पियर होता है और A का क्या होता है हमारे पास, मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि इसे अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो इसकी यूनिट होती है वो होती है हमारे पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं इसकी यूनिट को, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है जो कि बहुत ज्यादा काम का होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो बहुत आसान है निकालना। एम्पियर का क्या होता है बताओ, एम्पियर को तो हमने बोला एम्पियर ही होगा, बोलो ना, एम्पियर को तो हमने बोला एम्पियर ही होगा। और मीटर स्क्वायर जो होता है वो एमएलटी में यल का आता है, यल का स्क्वायर आता है, बोलो ना। तो इसे जब अपन ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास देखोगे आप, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूं। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा डीएफ आएगा हमारे पास। तो जे का जो डीएफ आएगा, ए ऊपर है तो ए का पावर 1, यम एलटी में यम की पावर तो 0 हो गई है, एल की पावर नीचे साइड है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो गया है, और टी की पावर भी हमारे पास 0 हो गई है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला व्हिच हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द बोर्ड। ठीक है ना, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया है जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए केवल और केवल क्या करना होता है, फॉर्मूला याद करना होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले इससे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला सिंपल सा है, J बराबर I बाय A, J बराबर I बाय A। तो यहां तक हमने करंट और करंट डेंसिटी का डेफिनेशन पार्ट देखा। अब अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ठीक है ना, सो स्टे ट्यून्ड।